बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि हलीम आदिल शेख साहब की जो शादी है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि क्या आर्टिकल 62 और 63 जो है वो इस बात का पाबंद करता है अरकान पार्लिमान को कि वो अपनी तमाम तर चीज़ें जो ज़ाहिर ज़ाती ज़िंदगी में है वो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताए, लेकिन अगर आर्टिकल 62 और 63 पर ये कहा जाता है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे तो क्या ये इस जुमरे में आएगा या नहीं। इस अहम तरीन मामले पर आज के प्रोग्राम में जरा हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी अहम तरीन है जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि पिछले 3 साल में जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में सीखा वो शायद कभी नहीं सीख पाता, लेकिन अगले 2 साल हमारी हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन होंगे और पंजाब में हमें कारकर्दगी बहरहाल दिखानी है और इसके अलावा पूरे मुल्क में भी। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की तशवीश उस वक्त बढ़ गई है जब तालिबान रहनुमा मुल्ला तुराबी के बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में वही तमाम तर सजाएं राइज दोबारा होंगी जो कि माजी में रही हैं। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर हमने बात करनी है। लेकिन निकाह सुन्नत नबवी है, लेकिन अरकान पार्लिमान आखिर इसको छुपाते क्यों हैं? जब पूछा जाता है तो आमादगी का इजहार कर देते हैं। इस पर एक पैकेज हमने तैयार किया है। फिर इंपॉर्टेंट शख्सियत है कुंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जरा उनसे इस पर कानूनी हवालों से बात करेंगे। लेकिन पहले पैकेज मुलाहिजा कीजिए। एक साहिब इस्तात मुस्लिम मर्द एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है। हमारी आला सियासी और हुकूमती शख्सियात एक से ज़्यादा निकाह करती हैं। सियासी और हुकूमती शख्सियात में से बेशतर एक से ज़्यादा किए गए निकाह छुपाती हैं। निसार खड़ो ने 2018 के आम इंतखाबात के गोशवारों में अपनी एक ही शादी दर्ज की थी। उनकी दूसरी ज़ौजा के इंकशाफ ने उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करा दिया। रहनुमा MKM फैसल सजवारी ने दूसरी शादी की लेकिन छुपाई। उनकी दूसरी शादी उनके इंतखाबात में हिस्सा लेने में रुकावट बन गई। PTI के MNA आमिर लियाकत हुसैन ने दूसरी शादी की और छुपाई। इंतखाबात के ज़माने में उनकी शादी का इंकशाफ हुआ। आमिर लियाकत हुसैन का कहना था कि उनकी ज़ौजा उन पर इन्हिसार नहीं करती, इसीलिए उन्होंने गोशवारों में उनका जिक्र नहीं किया। फैसल बावड़ा की दूसरी शादी भी उनके लिए दर्द-ए-सर बन गई और ताज़ा तरीन वारदात सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने की। जी बिल्कुल, उन्होंने पूछा, हमने हाँ कर दिया। ऐसी कोई बात हो रही है और ये तो जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट चीजें होती हैं, आपने जब पूछा हमने जब यस कर दिया। इसमें कोई, मैं समझता कि कोई इसमें ऐसी अनहोनी नहीं है। यहाँ तो मतलब है कि एक जायज़ काम है और मैं समझता हूँ कि इसमें शरअ भी इजाज़त देता है। मौसूफ के मुताबिक उन्होंने 1 नवंबर 2018 को शादी की। हजरत की शादी उनकी साथी MPA ताहिरा दुआ उर्फ दुआ भुट्टो से हुई। शादी का एतराफ़ बेटे की विलादत के 15 रोज बाद मजबूरन किया गया। शादी का ऐलान भी ताहिरा भुट्टो ने किया जब लोगों ने उनसे उनके बच्चे की वलीयत पूछना शुरू की। मेंबर सिंध असेंबली ताहिरा भुट्टो सिंध असेंबली की ऑफिशियल वेबसाइट पर ताहाल गैर शादीशुदा हैं। ये था सवाल कि क्या वाकई निकाह, जो जाहिर है आपने कर लिया, और मैंने जैसे कहा कि इस्लाम में मुस्लिम हजरात को एक से ज़ायद निकाह यानी 4 निकाह की इजाज़त भी है। लेकिन क्या जब आप अरकान पार्लिमान बनते हैं तो आर्टिकल 62 और 63 इसको अगर लागू किया जाए तो क्या नाअहली हो सकती है या नहीं? इस मामले पर जरा बात कर लेते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि माजी में भी इस तरह की शादियां अरकान पार्लिमान के सामने आ चुकी हैं, लेकिन क्या अगर ये छुपाते हैं तो इसमें कोई कानूनी पेचीदगी तो नहीं है ना सर? असूली तौर पर चूंकि ये एक कानूनी पोजीशन है कि जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम सूरत हाल से आगाह करना लाजमी है। अच्छा। उनमें एक सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि जब आप अपना सालाना गोशवारा जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने एसेट लाइबिलिटी के बारे में, जी सर, उसमें अपने सारे स्पॉक्स जो 1 2 3 4 हैं वो सब का जिक्र करना लाजमी होता है। अगर उन्हें हकायक छुपाए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को, आईनी कानूनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, हाँ, तो फिर इसका सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है मुतलका सूबाई असेंबली के स्पीकर को। अच्छा। स्पीकर जो है वो अपना एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकते हैं कि जनाब इन्होंने हकायक छुपाए हैं और इनको खिलाफ आर्टिकल जो है 63(1) और आर्टिकल 62(1)F के तहत जो है वो कार्रवाई करें। ये सारी जिम्मेदारी स्पीकर सूबाई असेंबली की है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्पीकर के रेफरेंस आने के बाद फिर वो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा, नोटिस जारी करेगा, जवाब तलबी करेगा कि आपने हकायक क्यों छुपाए, आपने अपने हमारे सालाना जो आपके एसेट लाइबिलिटी है उसमें उसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो फिर ये तमाम इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं
कि वो इनको डी सीट भी कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं कि उन्होंने हकायक छुपाए। तो ये एक बड़ा मसला है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर सूबाई असम्बली की है। डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन लेने का मिजाज नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अंकवर दिलशाद साहब। इंपॉर्टेंट बात की है, कह रहे हैं कि ज़ाहिर ज्यादा जिम्मेदारी सूबाई असेंबली के स्पीकर पर आयद होती है कि अगर नाअहली करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त देनी होगी। लेकिन आर्टिकल 62 और 63(1) जो है दोनों जानिब से ये बताता है कि पूछगछ हो सकती है, इस मामले पर नाअहली हो सकती है। सवाल सादा सा था कि जब शादियां करते हैं तो छुपाते क्यों हैं, शायद बता देना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हुकूमत वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ अभी सीखा है शायद वो जिंदगी में पहले कहीं नहीं सीखा और नहीं सीख सकते थे। मैं चाहती हूं पहले आप प्राइम मिनिस्टर की बातचीत सुने, फिर इंपॉर्टेंट शख्सियात को जिनको आज हमने ज़हमत दी है, तैमूर तालपुर और नदीम कुरैशी साहब को, फिर उनसे राय लेंगे कि हुकूमत किस डगर पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनिए। मैं जब 3 साल पहले ये जब गवर्नमेंट मिली तो मैं अब कंपेयर करता हूं कि 3 साल पहले तो मैं अब देखता हूं तो जितना मैंने सीखा इन 3 साल में, मेरे ख्याल में मैंने जिंदगी में नहीं कभी नहीं सीखा इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त ये था। बहुत जरूरी था कि हम आखिरी 2 साल अपने आप को पुश करें और अपने लिए क्लियर टारगेट सेट करें और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर क्वार्टरली इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये अब 1 साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अब से लेके 18 अगस्त 2022 तक है। और उसके बाद अगर ये साल के अंदर हमने अपने टारगेट्स की तरफ चले गए तो वो ऑटोमेटिकली वो साल में हम अचीव कर जाएंगे जो आखिरी साल है। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को मुश्किल वक्त में सबको देखा हुआ है। मैंने आपकी वो लेवल देखा हुआ है कि किस पॉइंट के ऊपर वो घबरा जाता है, फिर वो किस पॉइंट पे फलाना घबरा जाता है, तो वो मैंने सबको आपको चेक किया हुआ है मुश्किल वक्त पे। ठीक, तो वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ चेक भी किया हुआ है अपनी कैबिनेट के लोगों को, लेकिन कह रहे हैं कि अगले 2 साल हमने काम करना है। तो क्या इसका मकसद है कि पिछला जो वक्त गुजरा है वो सीखने सिखाने में ही गुजर गया? मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट शख्सियत है मेरे साथ, नदीम कुरैशी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तैमूर तालपुर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों शख्सियात को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर, आपकी इजाजत से ज़ाहिर पहले हुकूमत से बात कर लेते हैं और फिर आपकी तरफ में आती हूँ कि हुकूमत ने ये जो अहदाफ अपने रखे हैं 2 साल के वो क्या है। नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले शुक्रिया, फरमाइएगा सर 3 साल में वजीर आजम ने और उनकी कैबिनेट ने क्या क्या सीखा है और अगले 2 साल के आपके टारगेट्स क्या हैं? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बड़े अहम मौजू के लिए अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बहुत शुक्रिया। और आपने अपना इंट्रो भी जो बड़ा शानदार दिया। उस इंट्रो में मुझे हंसी भी आ रही थी और बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल भी खड़े कर दिया आपने। अच्छा। लेकिन बहरहाल एनी हाउ, देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बिल्कुल गैर रिवायती मिजाज के शख्स है। मैं जाती तौर पे मैंने किसी पॉलिटिकल लीडर को, मैं पॉलिटिक्स का एक तालिब इल्म हूँ, मैंने किसी शख्स को इतनी सच्चाई से हकायक लोगों के सामने रखते हुए नहीं देखा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जाहिर है इससे पहले उन्होंने कभी किसी हुकूमती ओहदे पर काम नहीं किया, लेकिन इतने बड़े कैनवस पर जहाँ पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहाँ इंटरनली भी बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज हो और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल थे, आज भी हैं, वहां काम करना, अपनी साख को बरकरार रखना, लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना। क्योंकि जो लोगों ने कराची से पेशावर तक, गिलगित से क्वेटा तक इमरान खान की पर्सनैलिटी को, इमरान खान के नजरिए को वोट किया, लोगों ने स्टेटस को की ताकतों के खिलाफ वोट किया। बदनसीबी रही, बड़े मुश्किल हालात, इकोनॉमिकल चैलेंजेस तो पहले से थे, फिर रही सही कसर इस कोविड ने, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को एक बहुत बड़ा इम्तहान, और पाकिस्तान जैसा एक ऐसा मुल्क जहां ना वो हेल्थ फैसिलिटीज थी जो इस चैलेंज का मुकाबला कर सके, ना इकोनॉमिकली हम बेहतर पोजीशन में थे, हम बिलियंस रुपीस डेली मार्कअप दे रहे थे इंटरनेशनल इदारों को। तो ये सारे चैलेंजेस को जब फेस करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को, तो जाहिर है, और फिर दूसरी तरफ आपकी तवक्कुआत, मीडिया की तवक्कुआत, लोगों के एनालिसिस, और एक बड़ी ट्रेंड अपोजिशन जिसने 35 साल में सिस्टम को डेवलप किया हो, जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हो। जाहिर है, जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे तो उसके जो बेनिफिशियरीज होंगे वो रेजिस्ट करेंगे। वो हर तरह के रेजिस्टेंस का सामना किया प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह आइंदा आने वाले 2 साल के लिए अपने गोल्स रखे हैं कि क्वार्टरली हमने इसको चेक करना है, हमने देखना है ये टीम वर्क है।
प्राइम मिनिस्टर ने नदीम कुरैशी जैसे एक वर्कर को टिकट दिया, पार्ट ऑफ द असेंबली बना दिया। मैं पंजाब में हाईएस्ट वोट टेकिंग एमपी हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं भी अपने कप्तान की तवक्कुआत के मुताबिक बिहेव करूं। लेकिन पंजाब में नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब मैं वापस आती हूँ, लेकिन पंजाब में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो सेक्शनाइज, जो धड़ेबंदी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपको अगले इलेक्शन में बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है। इस पर मैं बात करती हूँ। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, आपकी सिंध असेंबली में लोगों की शादियां हो रही हैं, आप दावतों पर जा रहे हैं, और ये फरमाइएगा कि क्या स्पीकर साहब कोई दरखास्त देने लगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो के लिए? पहले ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपका हुक्म था कि देखें, ये जो असेंबली आप दुरानी साहब वेरी सीजन्ड एंड वेरी ओल्ड पॉलिटिक्स, ओके, हमेशा मेक श्योर कर कानून साथ कानून के अंदर कहीं भी ना हो। तो भी इलेक्शन कमीशन के साबिका कि ये जिम्मेदारी पड़ती है कि वो ये तैमूर, आपकी आवाज में ना डिस्टॉर्शन आ रही है। तैमूर साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, रुक रुक के मुझे आवाज आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि जरा इस पर बात कर, आपकी आवाज क्लियर कर लूँ, मैं फिर आपके पास आती हूँ, उसको फिक्स कीजिएगा पीसीआर। नदीम कुरैशी साहब, जरा पहले आप इस पर रोशनी डालें, फिर मैं दोबारा तैमूर के पास जाती हूँ कि पहले ये जरा बताएं कि ये जो अरकान पार्लियामान अपने गोशवारों में नहीं बताते अपनी निजी मामलात को, तो आप समझते हैं कि ये भी एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है आवाम के दरमियान? ज़ाहिर है आप पार्लियामान में होते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाने पड़ते हैं अपने तमाम तर कागजात, तो ये भी इस तरह की चीजों से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है आपकी जमात को? देखिए, ये किसी एक जमात का इशू नहीं है, ये हर जमात पे किसी भी जगह ऐसा हो सकता है। हम मिन हैसुल कौम एक ही मिजाज के लोग हैं। मैं जब इंतखाबात में हम जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की धड़ेबंदियां जमाती सतह पर भी, इलाकाई सतह पर भी, लैंग्वेज बेस पर, रिलीजन बेस पर मुझे नजर आती है। लेकिन जब मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर चीजों का एनालिसिस करता हूँ, पूरी कौम का 80-90% लोगों का एक ही मिजाज है। मैं समझता हूँ अरकान असेंबली रोल मॉडल होते हैं। जाहिर है उन्होंने कानून साजी करनी होती है। अगर वो सच कौम के सामने नहीं रखेंगे, अगर वो अपनी जात से सच नहीं बोलेंगे, वो आगाज झूठ से करेंगे, क्योंकि मैं मुझे इस बात पर कोई यार नहीं है, मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूँ। मैं समझता हूँ हमारे इस्लामी अकायद ने हमें एक बड़ी लेवरेज दी है अपनी जिंदगी गुजारने की। इस्लामी अकायद के अंदर रहते हुए तो जो हल्फ है, ओथ है, जो हम बतौर नॉमिनेशन पेपर, बतौर कैंडिडेट जब फाइल करते हैं, जब अपनी टिकट को, अपनी पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद इंतखाब जीतने के बाद जब हम ओथ लेते हैं, ओथ करते हैं, हम अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की पाबंदी करेंगे और इस्लामिक असूलों के मुताबिक, तो वहां हमारे लिए तो हलीम आदिल शेख साहब ने गलत किया छुपा के? नदीम कुरैशी साहब, हलीम आदिल शेख साहब ने गलत किया छुपा के? देखिए, मैं कर्ज करूं, मुमकिन है जिस वक्त उन्होंने ओथ लिया हो उस वक्त उनकी शादी ना हुई हो, और मैं इस बात पर कमेंट्स नहीं कर सकता, ये उनका प्योरली पर्सनल इशू है। मैं जाती तौर पे हलीम आदिल शेख साहब हमारी पार्टी के बड़े वोकल और बड़े, ठीक है तैमूर, जरा अपनी बात कंटिन्यू कर ले, फिर मैं आती हूँ उस, ये देखिए अभी मैं आती हूँ नदीम साहब आपकी तरफ दोबारा। तैमूर साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। पहले तो ये बता, मैंने सवाल दोबारा तकरार के साथ है कि क्या सूबाई असेंबली के स्पीकर की हैसियत से आप, जाहिर है जब आपके स्पीकर मौजूद है असेंबली में, तो क्या आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, दरखास्त देंगे इलेक्शन कमीशन को हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो के खिलाफ? देखिए जी, आगा सिराज दुरानी साहब बहुत पुराने सियासतदान है और वो कानून का ख्याल करते हैं, और उनका इनका बनता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है और इनकी डेट जब से एमपीए और पिछले 10 साल में जो उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, ये सवाल इलेक्शन कमीशन को इस पे फिर होगी इनकी डिस्कशन के बाद, और अभी तक किसी में सूबे में पीपल से कोई भी नहीं जीत सकता। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए एक डबल मुबारकबाद दूंगा आदिल को, दुआ को, क्योंकि तो बड़े मौके मिलते हैं जाके मुबारकबाद दें। किसी दोस्त की शादी होती है, शादी के बाद फिर उसके साल 2-4 साल बाद उनका बच्चा होता है। तो पहली बार हुआ है कि हम बच्चे की और दोनों की मुबारकबाद
एक साथ ठीक है तैमूर, मैं क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 मुबारकबादें आपको एक साथ देनी पड़ गई। वेल, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये जो ऑडियो का इशू है ये फिक्स हो जाता। मैं ज़रा नदीम साहब ये फरमाइएगा, जब मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, कल इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की, हफ्तावार रिपोर्ट है, आपको मालूम है, जो आती है, जिसमें चंद फीसद की कमी आई है महंगाई में। 14.88 पे खड़े होकर जो गिरी है वो 13.88 पर आकर रुकी है। जो आम आदमी है, जो कम आमदनी वाले अफराद हैं, वो बराह रास्त महंगाई का कितना बड़ा बोझ उठा रहे हैं, वो शायद सुन के आपके पैरों से जमीन निकले ना निकले, मुझे बड़ा इसका एहसास हुआ। उसकी बताई गई है 16.25 यानी 16.25%। इस कारकर्दगी पर महंगाई जैसे अफरीद का सामना करते हुए अगले 2 साल के टारगेट्स का अचीवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका यही होना चाहिए कि आपने महंगाई को कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या फिजिबिलिटी है? नदीम कुरैशी साहब। 100% यही टारगेट है। पहले 100% यही टारगेट है कि महंगाई को कंट्रोल करना है। दूसरी बात यह है कि आपकी बात सुनकर, आपके फिगर सुन के मेरे पांव तले जमीन नहीं निकली। मैं ऑलरेडी मेरे पांव के नीचे से जमीन निकली हुई है। वजह, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, रेडी वाले का, छाबड़ी वाले का, दुकानदार का, आम ताजिर का। मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं आज भी अपने हल्के इंतखाब में मौजूद हूँ। मैंने लोगों से राब्ता नहीं छोड़ा। हमने देखना ये है, देखिए आपके प्रोग्राम्स, मैं पाकिस्तानी मीडिया को बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पिछले कुछ अरसे से अपने पड़ोसी मुल्क के मीडिया में जाने का इत्तेफाक होता है, तो मुझे आप लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी का, आप लोगों की हुब्बुल वतनी का अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, कि वो चीजों को इस बहुत से अंदाज में डिस्कस करता है। आपसे एक जरूर दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज जब कंपैरिजन करें तो आप सारी चीजों को सामने रखें। हमने देखना यह है कि क्या ये महंगाई पाकिस्तान में इस हुकूमत ने पैदा की? कतन ऐसा नहीं है। हमें आम आदमी को यह बताना चाहिए, पाकिस्तान 80-85% एडिबल ऑयल जो पाकिस्तान की यूज है, खुदरी तेल वो इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के तमाम केमिकल्स। अच्छा रुक जाइएगा नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब रुकिएगा। नदीम कुरैशी साहब, गंदुम इस मुल्क में सरप्लस में होती है कि हम इंपोर्ट करते हैं? जिस मुल्क में, जो मतलब ज़राई मुल्क है, जहां पर गंदुम सरप्लस में आती है, वो हमने एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट क्यों की? इस सवाल का जवाब। प्लस ये बताइए, पीटीआई के 3 साल में पेट्रोलियम के शोबे के जो गर्दिशी कर्जे, मैं नहीं कह रही हूं, हमाद अजहर साहब ने कहा 50% इजाफा हुआ है। इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ है माजी में। नदीम साहब देखिए, मैं आपको कर सकूं, पहले हम गंदुम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, तो गंदुम की कीमत को डिस्कस शुरू करते हैं। हर आदमी कहता है जी आटे का रेट बढ़ गया। जिस सूबे में आप बैठी हैं, वहां गंदुम की इमदादी कीमत इस बार जो फसल 2021-22 की, उसमें कीमत 2021 की, उसमें कीमत रखी गई 1800 रुपए मन। इससे पहले थी 1300 रुपए मन। पंजाब में हमने 1600 रुपए तजवीज की, गवर्नमेंट ने प्रेशर था काश्तकार का, आम आदमी का, अपोजिशन के लोगों का, और हालात भी नहीं थे, इंटरनेशनल मार्केट में रेट ज्यादा थे। पंजाब में गंदुम की इमदादी कीमत 1800 रुपए मन रखी गई। जब गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ेगी, अल्टीमेटली आटे का रेट भी बढ़ेगा। आपके टास्क फोर्स के, मैं आपको काटना नहीं चाह रही, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं नदीम साहब ब्रेक ले रही, मैं ब्रेक ले लूं, वापस आ रही हूं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि मुझे यहाँ रैप अप करना था इनको, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगी। तैमूर से भी इनपुट ले लूं। टास्क फोर्स के जो पंजाब में चेयरमैन लगाए गए चौधरी अकरम साहब, वो खुद कहते हैं कि मैं खुद तंग आ गया था। मैं इनको जो प्राइस बता रहा होता था कि इस तरह आप पंजाब में कम से कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, यकसम किस्म के रेट्स होने चाहिए आटे के, वो इन्होंने नहीं किए। उन्होंने कहा कि यही सारी चीजें शायद हमारी कारकर्दगी की जो नाअहली है उसका मुंह बोलता सबूत है। इस पर जरा बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। मुझे बताया गया है कि तैमूर तालपुर का जो ऑडियो का मामला था वो हमने ठीक कर लिया है। तो तैमूर साहब फरमाइएगा कि कमजोर ऑपोजिशन ने एक मजबूत हुकूमत को अगले 2 साल के अहदाफ को मजीद बेहतर करने का टारगेट दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 साल पर भी इन्हिसार कर रही है कि उन्हीं की हुकूमत होगी। तैमूर देखिए जी, सबसे पहली बात तो जो इन्होंने वादे किए थे, वो जो चीज़ें 100 दिन में सही होनी थी, वो 3 साल में बदतर बल्कि बदतरीन हो गई हैं। खान साहब कहते हैं कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी, हम हर साल इनसे यही चीज़ सुनते हैं, और साथ में खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो खान साहब आप तो ना घबराएं, पर अवाम बहुत घबरा गई है। अवाम की हालत बहुत ख़राब है। इस महंगाई से पाकिस्तानी लोग डील नहीं कर सकते, हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि खान साहब ने जो है ना, जो ट्रायल किया था वो गलत कर दिया था, बहुत एक मिसफायर हो गया। आपने देखा होगा जब कोई पायलट ट्रेनिंग पे जाता है तो पहले उसे मशीन पे बिठा के ट्रेन कराते हैं, फिर उसे
आगे जाके फिजिकल ट्रेनिंग के लिए खाली एक जहाज में ट्रेन कराते हैं। पर खान साहब ने जो है ट्रेनिंग लिए बगैर, पायलट कोर्स किए बगैर एक ऐसे जंबो जहाज को चलाया जिसमें लाखों लोग सवार थे। और जो खान साहब ने क्रैश किया इस जहाज को, और जो लोगों का माशी कत्ल हुआ है उस जहाज में पूरे पाकिस्तान की आवाम का, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसकी करप्ट टीम जो है इसकी जिम्मेदार है। आपने करप्शन खत्म करनी थी, आप 117 से 124 नंबर पे ले गए और आपने कहा अभी 5 साल में आपको टारगेट पूरा करना है। तो मुझे पता है कि आपको इस टारगेट के मुताबिक अगले 2 साल में 124 से 200 नंबर पे वर्स्ट हिट करप्ट कंट्रीज में आपको लेके जाना है। तो आप इंशाल्लाह ताला ये टारगेट अपना पूरा कर लेंगे। और जो आपने दूसरा टारगेट लिया हुआ है, पाकिस्तानियों को भूखा मारना, इतनी महंगाई करना कि हम जो है अपना 2 वक्त का या शायद 1 वक्त का भी खाना अफोर्ड ना कर सकें, तो ये भी मेरे ख्याल से मैं एम श्योर कि इमरान खान साहब अपने इस लेकिन तैमूर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक कमजोर ऑपोजिशन ने हुकूमत को वो टफ टाइम नहीं दिया, इस पर तो आप अग्री करेंगे या नहीं करेंगे कि बिखरी टूटी फूटी बगैर किसी डायरेक्शन के ऑपोजिशन ने इन हाउस भी, चाहे हम ज़ाहिर नेशनल असेंबली की बात करें या सड़कों पर भी, हमें उस तरह की ऑपोजिशन नहीं दिखाई दी जो कि शायद माजी में होती है। आप लोग भी अब इलेक्शन की तैयारियों पर हैं सारे। देखिए सना, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमें या ऑपोजिशन को इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके जो अपने अंदर टूट फूट पड़ी हुई है, इनके अंदर जो अपने माफियाज बने हुए हैं, जो माल कमा रहे हैं, इनके अपने अंदर जो ग्रुप बंदी हुई हुई है, जो एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हैं। एक चाहता है कि बोजदार को हटाओ, दूसरा चाहता है बोजदार न हटे, एक चाहता है कि आपके फिलाने जो आपके पुराने एटीएम्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन सबको आउट कर दो, दूसरे चाहते हैं उनको अंदर कर दो। तो इनके अंदर इतनी जंग बंदी की सूरत हाल है, तो और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम खुद उतार रहे हैं। हाँ, बल्कि मैं आपसे इस बात में बिल्कुल एग्री करूंगा, जो अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए था जीडीए को, वो हम करने में नाकाम हुए। पर हमारी नाकामी से इनका काम कोई बेहतर नहीं हुआ, इनका काम वैसे का वैसा है। मैं लास्ट कॉमेंट जरा नदीम से ले लूं साहब। तैमूर साहब जो बात कर रहे हैं, नदीम साहब आपने सुनी होगी, लेकिन क्या इन 2 सालों में जो अगला टारगेट जिसका अहदाफ मुकर्रर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और बिलखुसूस पंजाब और पूरे मुल्क के लिए वो कह रहे हैं, क्या इसमें 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी? क्या इसमें 50 लाख घर तामीर हो जाएंगे? क्या इसमें डबल डिजिट में दाखिल होती हुई महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? और क्या ये सब कुछ हो पाएगा? इतनी आप लोगों ने अभी तक प्लानिंग कर ली है, या फिर मजीद दावे, वादे, बातें और नारे ही रहेंगे? एक भी दावा, वादा, नारा ऐसा नहीं है जिसके पीछे नियतन झूठ छुपा हो। अल्लाह ताला ने हम लोग का दारोमदार नियतों पर रखा है। अभी तैमूर साहब फरमा रहे थे कि हमारी जमात में कुछ लोग करप्शन कर रहे हैं। अच्छा, जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लोग, चले पीएमएलएन को छोड़ते हैं, पीपल्स पार्टी है, जब ये करप्शन की बात करते हैं ना, पूरी कौम हंसती है। मतलब जिन लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन को, कौमी वसाइल की लूट मार को एक लेजिटिमाइज किया, उसे कानूनी रंग दिया और ये तय कर दिया सियासतदानों के लिए कि वो जब इक़्तिदार में आए कि उन्होंने पैसे बनाने हैं, वो उनमें सरे फहरिस्त पीपल्स पार्टी का नाम आएगा। अभी 2008 से 13 तक इनके वो तजर्बा का। नदीम साहब मेरी बात सुनिएगा, नदीम सर मेरी बात सुनिएगा। करप्शन चार्जेस नदीम सर, पिछले 3 सालों में जिन लोगों पर करप्शन चार्जेस लगाए गए, कितना रिकवरी कितनी हुई? कितने लोगों से रिकवर किया? कितनों के केसेस सही मानों में चल रहे हैं अभी तक? बात किसी का चालान ही अभी तक पेश नहीं हुआ आपको? जी प्लीज। अरे आप इतने बड़े चैनल की इतनी टॉप रैंकिंग एंकर हैं, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का कि कितना 100 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया? ये व्हाइट कॉलर क्राइम में पूरी दुनिया में रिकवरी करना कोई इतना आसान है? कितनी रिकवरी पंजाब में एंटी करप्शन ने की, कितनी रिकवरी एफआईए ने की? मैं तो क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि जिस सूबे में गंदुम की करोड़ों रुपए की गंदुम बोरियों से निकालकर मट्टी भर दी जाए, जहां डेवलपमेंट पे कमीशन 50% हो। लेकिन नदीम सर, इनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे ने खुद अपनी रिकॉर्डिंग में कहा, जो ऑडियो पूरी दुनिया में मशहूर है। और मौजूदा वजीर आजम ये बताना नहीं चाहते कि उनको दुनिया के वजीर आजम दुनिया भर के या सुदूर ने क्या तहफ़ दिए, और एक ऐसे वजीर आजम गुजरे हैं जिनके इन्हीं तहफ़ के ऊपर उनके ऊपर मुकदमे चल पड़े। तैमूर साहब मैं वापस आ रही हूँ। नदीम, तैमूर साहब अपना इनपुट दीजिएगा, लास्ट 30 सेकेंड्स। तैमूर जी, बात बदनामी की आप कर रहे हैं, केसेस की कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे 1 टके की चोरी आप प्रूव नहीं कर सके, लिहाजा ये बातें छोड़ दें। आज आपसे अवाम ये नहीं पूछ रही कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, वो आपसे आज ये पूछ रहे हैं कि अलीमा बाजी ने 60 अरब रुपए जो काम करके, दर्जी का काम करके बनाए, कपड़े सी के बनाए, वो कैसे बनाए? और मेहरबानी करके आप सिर्फ हुकूमत का जवाब देना
आपको सिंध की कैबिनेट का पार्ट है, आप सिंध के लोगों के हालात इजहार पे तो गुफ्तगू करें ना। आप अलीमा बाजी को छोड़ रहे हैं, ये तैमूर बड़े साहब popular एंड नदीम थे, कुरैशी। जब तक लोगों को पता नहीं था, अब लोगों को इल्म में आ गया। अब आप सिर्फ सिंध के I हालात think, बताएं, अंदरूनी ठीक है, सिंध में जो आम हारी के दोनों साथ, शुरा का बहुत किसान के शुक्रिया, साथ क्योंकि मुझे जो कहा जा रहा है गदा- ब्रेक लेने का। अच्छा, नदीम कुरैशी एक साहब, ही तैमूर बाढ़ तालपुर से साहब, पानी पीते हैं। नदीम कुरैशी आज साहब एंड आम तैमूर सिंधी जो तालपुर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेगमेंट के। मुझे पता है कि ऐसी डिबेट है कि नहीं रुकेगी। कराची में प्रोग्राम कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से वापस आकर एक और डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा हीटेड होती जा रही है, और वो ये कि अफगानिस्तान से जब ये खबर मौसूल होना शुरू हुई, रहनुमा जो है तालिबान के मुल्ला तुराबी साहब, जब उन्होंने कहा कि दोबारा वही सजाएं अफगानिस्तान में नाफिज कर दी जाएंगी जो 2001 में थी, तो क्या अफगानिस्तान का मंजरनामा बदल रहा है? काबुल में क्या कुछ हो रहा है? आज जलालाबाद में सुनने में आया है कि धमाका हुआ है। इस सब सूरत हाल पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि तालिबान रहनुमा मुल्ला तुराबी का जब ये बयान सामने आया कि अफगानिस्तान में उन्हीं सजाओं का दौर वापस आने वाला है, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप किया है और इस पर काफ़ी बात भी हो रही है। इस वक्त हमने जहमत दी है ताहिर खान साहब को, जो कि माहिर अफगान उमूर हैं और ज़ाहिर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज जलालाबाद के हवाले से ये खबर थी कि शायद वहाँ पर धमाका हुआ है। काबुल में वक्त गुजरने के साथ साथ क्या कुछ बदल रहा है? ताहिर खान साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर फरमाइएगा, काबुल का मंजरनामा अब कैसा है, और जो ये आज धमाके की खबर आई है ये किस जगह हुआ और इसकी क्या नौयत हुई? देखिए ना, जो एक तवील जंग थी वो तो ख़त्म हो गई है, ठीक है, और अभी मैं काबुल से आया हूँ तो 3 हफ्ते में काबुल में था। पहले लोग, अगर मसलन मैं बामियान गया तो बामियान में मैदान वर्दे का एक सूबा है, काबुल से जब आप जाएंगे बामियान तो रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो लोग कहे करते थे कि हम नहीं जा सकते थे बामियान के अपने लोग भी काबुल से, क्योंकि ख़तरा होता था लड़ाई में। इस तरह काबुल में भी लोग अपने दफातर जब जाते थे तो उनको खौफ यानी उनको होता था कि कहीं धमाका ना हो जाए। वो सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो आपने जिक्र किया है जलालाबाद में आज जो धमाका हुआ है, ये एक चैलेंज है तालिबान के लिए, क्योंकि जलालाबाद को मेरी नज़र में अब दाइश ने एक मरकज़ बनाया है जलालाबाद शहर में, और वहाँ तालिबान को वो टारगेट करते हैं, उनको हदफ बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं कि एक तो उनकी पुरानी एक दुश्मनी रही है, दूसरी बात है कि तालिबान के जो जंगजू है, मतलब या तो हुकूमत का हिस्सा है लेकिन वो पेट्रोलिंग करते हैं, और वो एक सॉफ्ट टारगेट है, आसान हदफ है वो। और वैसे भी दाइश चूँकि पुरानी दुश्मनी है तो वो लोगों की तवज्जो भी अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो बहरहाल एक चैलेंज है, लेकिन वैसी मजमूई तो एक सूरत हाल ठीक है, लेकिन तालिबान के लिए भी थोड़ा सा एक इशू है कि वो जो लोगों की एक तशवीश है उनकी पॉलिसियों की वजह से वो किस तरह उनको मुतमईन करे, क्योंकि अभी भी हमें जो रिपोर्ट्स आती है कि कुछ लोग अभी भी जाना चाहते हैं अफगानिस्तान से बाहर, उनको एक तशवीश होती है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता तो ज़िंदगी भी मतलब है कि वो है नॉर्मल है, लेकिन एक जो इक़्तिसादी सूरत हाल को तालिबान को अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ने अभी तक उनके साथ ताल्लुकात नहीं रखे। पाकिस्तान कहता है कि उनके बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई ताहिर साहब आपकी बात, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी ताहिर साहब कि ज़ाहिर एक जानिब अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत है, क्या दुनिया जो भी उनका ज़ाहिर निज़ाम है जिस तरह से भी वो राइज करना चाहते हैं, और फिर आपके हवाले से भी हमारे पास ये मालूमात है कि ज़ाहिर आप तालिबान के जितने रहनुमा हैं उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी और करीबी रवाबित भी हैं, आपको मालूमात पूरी मिलती है वहाँ से। ये मुल्ला तुराबी का बयान और फिर अफगानिस्तान के अंदर अपने निज़ाम हुकूमत को चलाने की बात, क्या दुनिया को ये तशवीश लाक होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कहते हैं इस पे तालिबान तर्जुमान? मेरा जो ख्याल है कि अगर दुनिया तालिबान के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगी तो तालिबान एक रद्द-ए-अमल का इजहार ज़रूर करेंगे, और यही हुआ था 2001 में जब मार्च के महीने में तालिबान के जो उस वक़्त अमीर थे मुल्ला उमर ने बामियान के बुद्धा को मुजस्सिमों को तोड़ने का फ़ैसला किया था। तो वो एक रिएक्शन था दुनिया
की जो उनका साथ रवैया था, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ 3 ममालिक तस्लीम किया तालिबान को और इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी थी। तो अभी भी हालात उसी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जा रहे हैं। आज हेरात में तालिबान ने 4 लोगों को सरेआम फांसी दी है। अच्छा। जो कि अगवा में मुलविस थे। तो अब ये है कि पाकिस्तान में भी अगवा का तो जो फैसले हुए हैं माजी में, तो अक्सर में फांसी की सजाएं हुई हैं, लेकिन जो पब्लिकली हैंगिंग होती है, फांसी होती है, तो उससे फिर थोड़ा सा, और ये बयान आपने सही कहा कि मुल्ला तुराबी के बयान के बाद तो तशवीश लोगों में होती है और असर होता है नफ्सियाती लोगों पे। अगर इस तरह पब्लिकली सजाएं हो, सज़ा का तो एक है, वो तो अगर एक जुर्म है तो उनकी सज़ा इस्लाम में भी है, उनकी सज़ा कवानीन में भी है, और हर दुनिया में, दुनिया के हर मुल्क में सजाएं होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील है। ठीक है। अफगानिस्तान को अभी हुकूमत को लोगों ने तस्लीम नहीं किया, दुनिया ने तस्लीम नहीं किया, तो वो इस वक्त तो आइसोलेट है। वहाँ पर फ्लाइट भी शुरू नहीं हो रही। काबुल एयरपोर्ट तैयार है फ्लाइट्स के लिए, लेकिन दुनिया वहाँ शुरू नहीं कर रही है। पाकिस्तान का चार्टर फ्लाइट जाता है, यहाँ नॉर्मल शुरू। तो बहरहाल तालिबान को इक़्तिसादी भी मुश्किलात हैं, और ये बयानात अगर देंगे तो लोगों में तशवीश बढ़ेगी। और अभी भी लोग, आज मैंने सफ़ीर से पूछा है अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन उसने मुझे कहा कि 3-4 हफ्तों में 10,000 वीज़े उन्होंने जारी किए लोगों को। अच्छा। 10,000। और अगर पाकिस्तान, ये वीज़ों पे पाबंदी है, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है एम्बेसी उनको वीज़ा देती है। अगर आज आप ऐलान कर दें कि पाकिस्तानी वीज़ा ओपन हो गया है और तोरखम बॉर्डर खुल गया है, तो आप देखें कि फिर पाकिस्तान के लिए रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो 12 लोगों की जो तशवीश है इन बयानात से बढ़ेगी, और तालिबान के लिए इम्तिहान है कि लोगों का एतमाद कैसे बहाल करें, अपने ऊपर कैसे बहाल करें, क्योंकि काफ़ी सारे मुश्किलात हैं। तालिबान को मौजूदा हालात को देख करके अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी कि दुनिया भी आपसे ताल्लुक नहीं रख रही, और अगर आप अपने लोगों को भी नाराज करेंगे तो फिर तो बड़े जाएगा। ठीक, ताहिर साहब, एक बुनियादी सवाल सामने ये भी उठ रहा है, इत्तलात हैं, हो सकता है आप इसको रद्द कर दीजिए, बता दीजिए क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन के मामले पर, बच्चों के मामले पर भी सज़ाओं के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहा है कि क्या इस नौइयत की सज़ाएं उनको भी दी जाएंगी, और प्लस ये बताइएगा कि इत्तलात आई कि वहाँ पर स्कूल्स बंद हैं, बच्चों को, ख़वातीन को बिलखुसूस बाहर नहीं आने की इजाज़त है। मंजरनामा जो 2001 का भी आपने कहा, क्या ये वही आपके सामने है, या वाकई ये बदले हुए तालिबान का रवैया जो हमने मुस्तकिल डिबेट किया है और अभी भी कर रहे हैं, उसमें कुछ तब्दीली आई है वाकई उनके बिहेवियर्स में? तालिबान का एक मसला है, तालिबान ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं हैं, अक्सर चीज़ों पे वो खामोश रहते हैं। और तालिबान का अभी चूँकि निज़ाम पूरा बना नहीं है, वज़रा तो बन गए हैं, अभी काफ़ी सारे लोग जो दफातर में काम करते हैं वो नहीं आते, सिस्टम मुकम्मल बहाल नहीं हुआ है। ख़वातीन का इशू है, अभी तक बिल्कुल है, ख़वातीन को अभी काम की इजाज़त नहीं है। ख़वातीन के गर्ल्स कॉलेज जो है वो बंद है, यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन को आने की इजाज़त नहीं है, दफातर में जाने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ें मेरी नज़र में तालिबान के मनफी उसमें जाएंगे, और तालिबान के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगे। तालिबान से कहा गया था, दुनिया ने अपील की थी कि इस्लामी इमारत को बहाल ना करें। दुनिया ने अपील की थी कि उन्होंने आज कहा कि अफगानिस्तान का नाम भी तब्दील होगा, बल्कि हो गया है। और आज तालिबान का जो नया बयान आया है कि पासपोर्ट और उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं उसमें इस्लामी इमारत अफगानिस्तान लिखा जाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। झंडे के हवाले से भी इनका जो पॉलिसी आई थी तालिबान के, उस पर भी लोग नाराज़ थे, जो कौमी झंडा है। तो लिहाजा अब ये है कि तालिबान कुछ चीज़ों पे नहीं बोलते जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर अंदरूनी उस पर ज़रूर, मेरी नज़र में तुराबी साहब के बयान को ज़रूर तालिबान के उसमें लिया होगा। लेकिन आज जो हेरात में मैंने कहा, जो ईरान के करीबी सूबा है हेरात, उसमें जो 4 लोगों को सरेआम फांसी दी गई है, ये उसी तुराबी साहब के बयान के बाद आया है। तो इसका मतलब है कि उसका बयान को फिर तो उसी तनाजुर में लिया जाएगा कि वो एक तालिबान की पॉलिसी स्टेटमेंट है। और आज तालिबान ने 4 को सरेआम फांसी भी दी, गो कि वो अगर मुजरिमीन भी थे, लेकिन हिकमत का तकाजा तो उसने खुद भी कहा था तुराबी साहब ने कि शायद वो इस तरह आम फांसियां, आम सजा न हो। माजी में मुझे याद है, मैं तालिबान के उस वक्त भी जाता था अफगानिस्तान में, मैंने खुद वहाँ काबुल शहर में, वहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड है और एक मस्जिद है। ये इस्लामी सजाएं, जाहिर बात है कि इस्लामी सजाओं में तो मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता। अगर कुरान में एक सजा है
तो उसमें तो मैं नहीं कर सकता, और ना मुझे हक है और ना मुसलमान की हैसियत से हम उस पर बहस भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान को सोचना पड़ेगा कि हिकमत के तकादा जो खुद उन्होंने महसूस भी किया था तुराबीन साहब ने, कि सजाएं अगर आइंदा होंगी भी तो वो आम नहीं होंगी, वो जेलों में होंगी या किसी और जगह पे होगी, क्योंकि आजकल दुनिया का ये भी एक मसला है कि वो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उनके आपसे मुतालबात हैं। इमरान खान साहब ने भी शराइत लगाए हैं अफगानिस्तान की हुकूमत तस्लीम करने के लिए कि ख़वातीन का हो, ह्यूमन राइट्स का इशूज़ हो, तो ये चीज़ें हैं। अभी मेरे ख्याल में तालिबान उस तरफ नहीं गए, और उस तरफ नहीं गए तो दुनिया भी उस तरफ नहीं जा रही। लेकिन अगर दुनिया तालिबान के साथ उन पर पाबंदियाँ लगाएंगी, उनको इक़्तिसादी इमदाद नहीं देंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, तो फिर तो मेरे ख्याल में आवाम के साथ जो 40 साल जंग से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, 20 साल अमरीकियों का जंग और नेटो का जंग, तो ये तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के लिए शुक्रिया ताहिर साहब। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन हम ज़ाहिर इस पर बात करना चाहते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये बात और इस बात का इंदिया दुनिया को दिया है कि अगर उन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया तो अफगानिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की आमाजगा बनने में मदद देगा, यानी दुनिया खुद मदद देगी अफगानिस्तान को। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।